Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to the channel. आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट को समझेंगे, एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। अब तक हमने देखा कि मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे लॉयर्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास, कांग्रेस लीडर, लेकिन 1919 के बाद क्या हुआ कि फार्मर्स, वर्कर्स, वुमेन, स्टूडेंट, शॉपकीपर, पूरा देश ना मूवमेंट का हिस्सा बन गया और इसीलिए इस पीरियड को कहते हैं एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। आज हम समझेंगे कि नेशनलिज्म का रिसर्जेंस क्यों हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप क्या थी, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन कैसी टूटी और रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था। सबसे पहले हम जानेंगे नेशनलिज्म रिसर्जेंस क्या है, क्यों हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप किसी फ्रेंड की बहुत हेल्प करो और बदले में वो आपको इग्नोर कर दे तो कैसा होगा, क्या लगेगा, है ना। चीटेड फील करोगे, गुस्सा आएगा, डिसअपॉइंटेड होगे। एग्जैक्टली यही इंडियंस के साथ हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, सोल्जर्स दिए, मनी दिए, रिसोर्सेज दिए और सोचा कि वॉर के बाद जो है सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा हमें। लेकिन मिला क्या? रिप्रेशन, रॉलेट एक्ट, लिमिटेड रिफॉर्म्स, है ना। रिजल्ट क्या हुआ कि नेशनलिज्म और ज़्यादा एग्रेसिव और इमोशनल हो गया। और सबसे बड़ा चेंज हुआ महात्मा गांधी का अराइवल। गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल को एलीट पॉलिटिक्स से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचा दिया। अब नेशनलिज्म सिर्फ लीडर्स का इशू नहीं था, ये आम आदमी की लड़ाई बन चुकी थी। इकोनॉमिक हार्डशिप की बात करें तो अब सोचिए कि वॉर ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम ख़त्म हुई क्या? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली और बढ़ गई थी। पहले सबसे पहला कि इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज हो गया वॉर की वजह से, चीज़ें जो है ना महंगी हो गई। उसी तरह से उस टाइम ना फूड, ग्रेन्स और डेली गुड्स की प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे। उसके बाद हैवी टैक्सेस लगने लग गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए ना लोगों पे टैक्स लगाने लग गए थे, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। वॉर के बाद इंडस्ट्री बंद हुई, सोल्जर्स वापस आए, जॉब्स कम हो गई, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो गए थे। अग्रेरियन डिस्ट्रेस होने लग गया था, जैसे कि फार्मर की सिचुएशन और ख़राब थी। हाई लैंड रेवेन्यू था, क्रॉप फेलियर हो रहा था, डेट बढ़ते जा रहे थे। आज भी अगर क्रॉप फेल हो जाए तो फार्मर कितना सफ़र करते हैं ना। उस समय तो सोशल सिक्योरिटी भी नहीं थी। इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो रहे थे, यानी ब्रिटिश गुड्स फिर से इंडियन मार्केट में फ्लड हो गया था। इंडियन इंडस्ट्री सफ़र करने लग गई थी। पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन की बात करते तो वॉर के दौरान ना ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि इफ़ इंडिया सपोर्ट अस रिफॉर्म विल कम, लेकिन इंडियन ने उस वक्त बिलीव किया था। लेकिन 1917 में आई मोंटेग्यू डिक्लेरेशन, इसने ना होप क्रिएट की थी कि शायद ना अब सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगा। लेकिन 1919 में जो रिफॉर्म आया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो बहुत लिमिटेड थे और जो है ना वो ऊपर से रॉलेट एक्ट ले आए, विदाउट ट्रायल अरेस्ट कर सकते थे। अब इमेजिन कीजिए कि पुलिस आपको बिना रीज़न के जेल भेज दे, फेयर लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। इंडियंस को भी लगा कि प्रॉमिसेस बनाए तो जा रहे हैं लेकिन साथ साथ धोखा भी हो रहा है। तो यहीं से ना पॉलिटिकल एंगर जो है एक्सप्लोड होने लगता है। उसके बाद जो है रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हुआ कि ये क्या था कि एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल पर फॉरेन इवेंट्स का कोई इम्पैक्ट पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था। 1917 में रसिया में रिवॉल्यूशन हुआ। वहाँ के लोगों ने एक पावरफुल रूलर को हटा दिया। पूरे वर्ल्ड को मैसेज मिला कि ऑर्डिनरी पीपल कैन चेंज हिस्ट्री। और इंडियन यूथ ने सोचा कि अगर रशियन अपनी गवर्नमेंट बदल सकते हैं तो हम ब्रिटिश रूल से क्यों नहीं हट सकते। रशियन रिवॉल्यूशन ने आइडिया स्प्रेड किया इक्वालिटी का, सोशलिज्म का, वर्कर्स की राइट का, एंटी इम्पेरियलिज्म का। एंड एम रॉय जैसे लीडर भी इससे इन्फ्लुएंस हुए। यूथ और वर्कर्स को कॉन्फिडेंस मिला कि स्ट्रगल से ना चेंज पॉसिबल है। एक स्पार्क रसिया में लगी, उसकी रोशनी इंडिया तक पहुंच गई। टाइमलाइन की बात कर लें 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। 1917 में मोंटेग्यू डिक्लेरेशन हुआ। 1919 में पोस्ट वॉर एंगर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सारा कुछ हुआ। फिर 1919 से 22 तक इसमें क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स हुए। 1920 में जो है मास
पॉलिटिक्स का राइज हुआ। 1930 से 34 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला एंड 35 से 39 जो है टुवर्ड्स स्वराज एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ लड़ाई चालू हो गई सबकी, है ना। अब हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। सो सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ज़्यादा फ्रीडम देंगे हम, लेकिन फ्रीडम क्या देते हैं कि बस टीवी का रिमोट पकड़ा देते हैं कि हाँ तुम अपनी मर्जी के चैनल्स देख सकते हो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन वो खुद ही ले रहे हैं अब भी। यही ना ब्रिटिश ने इंडिया के साथ किया। 1917 में ना मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में प्रॉमिस किया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ ग्रेजुअली बढ़ेंगे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ले आए। इसमें फीचर्स क्या थे इस रिफॉर्म के? सबसे पहला कि डायरकी इन प्रोविंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि डायरकी का मतलब होता है पावर शेयरिंग। सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है, जो प्रोविंशियल के पास था, जैसे कि इंडिया के पास था एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ओके, एंड एक रिजर्व सब्जेक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, जैसे कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, जस्टिस, ये सारी चीज़ें। तो सवाल है कि अगर घर का बजट और डिसिप्लिन पेरेंट्स के पास हो और आपके पास सिर्फ ना डेकोरेशन का काम मिले, तो असली पावर किसके पास है? पेरेंट्स के पास, है ना। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन वहाँ भी थी। लेजिस्लेटिव एक्सपैंडेड की बात की है, ठीक है, ये क्या था? तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को ना बाइकैमरल बनाया गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि पावर बहुत लिमिटेड थी। डिस्कशंस कर सकते थे लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते थे। फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग राइट्स ना सबको नहीं मिले, सिर्फ कुछ एजुकेटेड और प्रॉपर्टी होल्डर्स को ना वोट दे सकते थे, ऐसी राइट मिली। मतलब इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी भी ना पॉलिटिक्स से बाहर थी। इसके ड्रॉबैक्स क्या हुए? इसके ड्रॉबैक्स यही थे कि कांग्रेस ने इसे क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज डायरकी कंफ्यूजिंग थी, गवर्नर के पास ना वीटो पावर था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं दे रहे थे ये लोग, डिवाइड एंड रूल कंटिन्यू रखा था, और इसीलिए कांग्रेस ने इसे बोला पॉलिटिकल मेकअप है ये, याद रखिए, टू लिटिल टू लेट। और इसी डिसअपॉइंटमेंट के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जन्म हुआ। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ गांधी जी। ओके, अब आते हैं एक ऐसे इंसान पर जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का कैरेक्टर ही बदल दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में, लेकिन गांधी जी डायरेक्टली ना महात्मा बनकर पैदा नहीं हुए थे। उनकी पर्सनालिटी एक्सपीरियंस से बनी, है ना। साउथ अफ्रीका के इनके एक्सपीरियंस की बात कर लेते थोड़ा। तो 1893 में गांधी जी एक लॉयर के रूप में साउथ अफ्रीका गए, और वहाँ उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। उनके पास ना फर्स्ट क्लास टिकट था, फिर भी सिर्फ इसीलिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वो ना इंडियन थे। इमेजिन कीजिए आपके पास वैलिड टिकट हो और फिर भी आपको ट्रेन से निकाल दिया जाए, कैसा लगेगा? ह्यूमिलिएशन, राइट। ये इंसिडेंट ना गांधी जी के लाइफ के टर्निंग पॉइंट बन गए। उन्होंने डिसाइड किया कि इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है। टॉलस्टॉय फार्म, इसमें क्या है? तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की इस्टेब्लिश किया। ओके, ये सिर्फ एक फार्म नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ लोग ना सिंपल लाइफ जीते थे, खुद का काम खुद करते थे, ठीक है, इक्वालिटी में बिलीव करते थे। यानी गांधी जी ने सेल्फ डिसिप्लिन और कम्युनिटी लिविंग का प्रैक्टिस किया। डेवलपमेंट ऑफ सत्याग्रह की बात करें तो दिस वन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह, यानी मतलब होता है ट्रुथ के लिए इंसिस्ट करना। लेकिन ना ध्यान रहे कि सत्याग्रह वीकनेस नहीं था, ये बहुत करेजस, ये बहुत जो है इसको प्रीच करने के लिए बहुत करेज चाहिए था। गांधी जी कहते थे कि वायलेंस करना इजी है, लेकिन वायलेंस को अवॉइड करके इनजस्टिस के खिलाफ खड़े रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहले होता है सत्य, यानी ट्रुथ, ऑलवेज स्टैंड फॉर ट्रुथ। दूसरा है नॉन वायलेंस, यानी कि एनिमी के को ना डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसको कंसाइंस को चेंज करना, उसके सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफरिंग यानी तपस्या, यानी कि खुद दुख सहना, दूसरों को दुख नहीं देना। ओके, लव एंड कंपैशन, इसकी बात करें तो ये ना
हेट एंड इनजस्टिस की बात करते हैं कि हेट द इनजस्टिस नॉट द पर्सन, इनजस्टिस को से नफ़रत करो, लोगों से मत नफ़रत करो। फेयरलेसनेस यानी सत्याग्रह को किसी से ना डरना नहीं चाहिए। सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद पर भरोसा और सिंपल लिविंग कर जीना। ओके, सो आज भी, और ये सारे बाकी, सो आज भी ना गांधी जी के प्रिंसिपल रेलिवेंट हैं। अगर सोशल मीडिया पर कोई आपसे डिग्री मतलब कुछ ऐसा बोल दे आपसे, तो क्या हमें वायलेंस या हेट्रेड चूज़ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डायलॉग, पेशेंस और ट्रुथ, ये ना गांधी जी का लेसन था। सो अब जो है हम बात करेंगे गांधी जी इन इंडिया के बारे में। ओके, ये सारे भी डायरकी ये हमने देख लिया था कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिज़र्व सब्जेक्ट थे। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में ये सब था, रिज़र्व सब्जेक्ट में ये सारे थे। फिर हमने सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस में 60 मेंबर होंगे, है ना, 5 साल में होगा, और हर तीसरे साल में कुछ को निकाले जाएंगे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी यही था। ड्रॉबैक भी हमने देख लिया था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास ना कोई रियल पावर नहीं था, सिर्फ डिस्कशन का पावर था, है ना। कांग्रेस का रिएक्शन यही था कि उन्होंने बोला कि भाई ये क्या ले आए तुम, है ना, वो डिसअपॉइंटेड थे, हाफ हार्टेड थे। ओके, अब हम बात करेंगे इनके जो है गांधी जी इन इंडिया के बारे में। ठीक है, इन्होंने इंडिया में क्या किया उस चीज़ को हम अब डिटेल में जानेंगे, कौन कौन से सत्याग्रह किए। सो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए। सवाल है कि अगर आप किसी कंपनी के नए सीईओ बन जाओ तो क्या फर्स्ट डे ही सारे रूल्स चेंज कर दोगे? नहीं ना, पहले सिस्टम समझोगे। एग्जैक्टली यही गांधी जी ने किया। उनके मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले ने एडवाइस दिया कि पहले इंडिया को समझो। तो गांधी जी ने लगभग 1 साल पूरे इंडिया का टूर किया, गांव देखा, गरीबी देखी, किसानों और वर्कर्स की प्रॉब्लम देखी, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया की असली स्ट्रेंथ ना उसके विलेज में है। 1917 में उनको अहमदाबाद में साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश किया। ये उनका ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ से फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल की प्लानिंग हुई। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। 1917 में ये हुआ था। सो चंपारण इज़ इन बिहार। ओके, यहाँ ना ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स ने फार्मर को फोर्स किया 3 कट्ठिया सिस्टम वहाँ पे फॉलो करने के लिए। तो इसमें क्या होता था कि 20 कट्ठे जो लैंड होते थे ना, उसमें से 3 कट्ठा पे आपको कंपलसरी है कि आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा। सो इमेजिन आपके पेरेंट्स बोलें कि तुम अपना रूम का ना 20% हिस्सा हमें दो ताकि हम उसमें कुछ जो घर के फालतू सामान है वहाँ वो रखें। आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली ख़राब लगेगा कि अरे यार मेरे साथ ही क्यों, है ना, कहीं और रख दो। एग्जैक्टली वैसा ही फार्मर फील करते थे। उन पर ना हाई टैक्सेस भी लगाते थे और उनके साथ अब्यूज़ भी होता था। तो फार्मर्स ने गांधी जी के पास गए, रिक्वेस्ट किया। तो गांधी जी का एक्शन क्या था कि गांधी जी चंपारण गए एंड ब्रिटिश ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि डिस्ट्रिक्ट से तुम निकल जाओ, चंपारण छोड़ दो। पर गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूँगा। वायलेंस नहीं किया उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ कानून का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनजस्टिस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यही सत्याग्रह का स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट को जो है कमेटी बनानी पड़ी फिर, ठीक है। 3 कट्ठिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, फार्मर्स को रिलीफ मिला, और सबसे इम्पॉर्टेंट गांधी जी एक नेशनल लीडर बनकर उभरे। और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि चंपारण वॉज माई यूनिवर्सिटी। ओके, अब बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। 1918 में हुआ था ये, 1 साल बाद चंपारण के। अब गांधी जी ना फार्मर्स से वर्कर्स की तरफ आते हैं। अहमदाबाद के टेक्सटाइल वर्कर्स को बोनस मिलना बंद कर दिया गया था। वर्कर्स ने सैलरी इंक्रीज़ की डिमांड की, मिल ओनर ने मना कर दिया। अब सोचिए, आप कंपनी में काम कर रहे हो, इन्फ्लेशन बढ़ गई है लेकिन सैलरी वही पुरानी वाली है, आप प्रोटेस्ट करोगे ना? यही वर्कर्स कर रहे थे। गांधी जी ने मीडिएशन करने की कोशिश की। जब टॉक्स फेल हुई तो गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। किसी के अगेंस्ट हेट्रेड नहीं करना, बस मॉरल प्रेशर डालना। रिजल्ट क्या हुआ कि मिल ओनर मान गए, वर्कर्स की डिमांड एक्सेप्ट हो गई, और ये मूवमेंट दिखाता है कि नॉन वायलेंस भी पावरफुल वेपन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। अब चलते हैं गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ ना क्रॉप फेल्योर हो गया था। ड्रॉट और फ्लड की वजह से ना फार्मर के पास इनकम ही नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि
टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो इमेजिन करो आपकी सैलरी ही नहीं आई हो और फिर भी आपको बैंक EMI आपसे मांगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं, है ना। एग्जैक्टली वही खेड़ा के फार्मर फील कर रहे थे। गांधी जी ने ना फार्मर को ऑर्गेनाइज़ किया और उनसे कहा कि अगर आप सच में पे नहीं कर सकते ना तो पीसफुली रिफ्यूज़ करो, कोई वायलेंस नहीं करना, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करना। रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट को बाद में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सस्पेंड करना पड़ा और गांधी जी की इमेज और स्ट्रांग हो गई थी यहाँ से, ठीक है। अब जानते कि इन सारे मूवमेंट से इनको क्या गेन हुआ, ठीक है। तो सवाल आता है कि ये मूवमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का जो विश्वास है ना वो जो है इन पे बढ़ा। दूसरा है मास कॉन्टैक्ट, तो गांधी जी डायरेक्टली विलेज और कॉमन पीपल से कनेक्ट हुए। टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी ने टेस्ट किया कि नॉन वायलेंस प्रैक्टिकल है और आंसर था बिल्कुल है। नए लीडरशिप जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, उसके बाद सरदार पटेल जी, ये सब ना इसी फेज़ में उभर कर आए, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट, ये मूवमेंट ना एक प्रैक्टिस सेशन था बोल सकते हो, एक आने वाले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे जो है मूवमेंट्स के, ये बस एक फाउंडेशन स्टेज था। एंड देन द मॉरल विक्ट्री, यानी कि यहाँ से ना लोगों को लगा कि हाँ हम भी जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़के हम जो है जीत सकते हैं, मतलब ये इम्पॉसिबल सा तो नहीं है, है ना। अब बात कर लेते हैं हम रॉलेट एक्ट की बात करेंगे अब हम, एंड जलियांवाला मैसेकर के बारे में भी जानेंगे। 1919 में 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया द रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को नेशनलिस्ट ने नाम दिया ब्लैक एक्ट। क्यों? क्योंकि ना इसमें गवर्नमेंट को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल गई थी। प्रोविज़न था, हम इसकी बात करें रॉलेट एक्ट की, इसमें प्रोविज़न था कि किसी को भी ना विदाउट ट्रायल आप अरेस्ट कर सकते हो, ज्यूरी ट्रायल नहीं होगी, है ना। अपील का राइट नहीं है, पुलिस वारंट के बिना सर्च और अरेस्ट कर सकती है, प्रेस और पब्लिक मीटिंग पर रेस्ट्रिक्शन है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आज अगर गवर्नमेंट आपसे कहे कि हम तुम्हें जेल भेज रहे हैं, रीज़न बाद में बताएंगे, आप एक्सेप्ट करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे। इसीलिए ना पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। अब इसे ब्लैक एक्ट क्यों कहते हैं, रॉलेट एक्ट को? ये एक्ट ना लिबर्टी और जस्टिस के प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग है, अगेंस्ट है। और सबसे शॉकिंग बात कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इंडिया सोच रहा था कि अब रिफॉर्म मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश ने रिफॉर्म की जगह ना रिप्रेशन कर दिया। और इसीलिए लोगों को लगा कि प्रोमिसेस तो मतलब तुमने कब का तोड़ दिया और उल्टा तुम हम पे ही मतलब जुल्म कर रहे हो, है ना। अब बात करते हैं कि जो ये नेशनल प्रोटेस्ट हुआ, है ना। ये है क्या, रॉलेट एक्ट एक्चुअली है क्या? तो अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि इनफ इज़ इनफ। उन्होंने लॉन्च किया रॉलेट सत्याग्रह। ओके, ये गांधी जी का एक फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट था। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को जो है उन्होंने हड़ताल डे डिक्लेयर किया। पूरा देश रुक गया, शॉप्स बंद हो गई, मीटिंग हुई, प्रेयर्स हुए, स्टूडेंट्स और वर्कर्स सड़कों पे आ गए। सोचिए आज अगर पूरा इंडिया एक दिन के लिए ना वॉलंटियरली बंद हो जाए, कितना पावरफुल मैसेज जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ था। लेकिन आज ना जैसे कि कई जगहों पे पुलिस रिप्रेशन हुआ, और उस वक्त भी पुलिस रिप्रेशन हुआ, वायलेंस हुई, फिर भी ना इस मूवमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है दिया कि इंडिया अब मास पॉलिटिक्स का एरा में एंटर कर चुका है। गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया। उसके बाद होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। इसकी बात करें तो अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री का सबसे पेनफुल चैप्टर। पंजाब में लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। लोग प्रोटेस्ट करने लगे। 13 अप्रैल 1919 को ना बैसाखी का फेस्टिवल जो है, हज़ारों लोग जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ प्रोटेस्ट के लिए आए थे तो बहुत लोग ना सिर्फ मेला देखने आए थे। और तब ब्रिगेडियर जनरल जो है रेजिनाल्ड डायर जो थी अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ पहुँच गए। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक नैरो एंट्रेंस था। डायर ने उस एग्ज़िट को ब्लॉक कर दिया और बिना वार्निंग दिए जो है वो ऑर्डर कर दिया फायर करने का। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग होती रही, जिसमें अराउंड 1650 लोगों का जो है डेथ हुआ। ठीक है,
कहते 1200 प्लस इंजर्ड हुए। ओके, लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग ना जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। ऑफिशियल फिगर है कि 379 डेड थे। इंडियन का एस्टिमेट है कि नहीं 1000 से भी ज़्यादा का डेथ हुआ था। सो इमेजिन कीजिए एक पीसफुल गैदरिंग पर बिना वार्निंग के फायरिंग करना। ये सिर्फ ना मैसेकर नहीं था, ये ह्यूमैनिटी पर ना अटैक था कह सकते हो। सो इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ कि पूरा देश ना शॉक में था, सबको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है ये। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी टाइटल। लोगों का ब्रिटिश जस्टिस पर ना पूरा भरोसा टूट चुका था, वो भी ख़त्म हो गया है ना। पंजाब नेशनलिज्म का ना सेंटर बन गया और एक डिमांड और स्ट्रांग हो गई स्वराज की। यानी जलियांवाला बाग ने ना इंडियंस को लॉयल्टी से ना रेजिस्टेंस की तरफ धकेल दिया। अब इसके बाद आता है हंटर कमेटी। ये वैसा कह सकते हो नहले पे दहला टाइप कि मतलब ख़राब को और ख़राब बनाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्वायरी के लिए बनाई हंटर कमेटी। कमेटी ने कहा डायर की एक्शन एक्सेसिव थी, लेकिन उसको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया, कोई सीरियस पनिशमेंट भी नहीं दिया। इंडियंस को लगा कि ये तो मतलब जस्टिस नहीं, ये तो वाइट वॉश है, और इसलिए कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई। मोतीलाल नेहरू, CR दास और दूसरे लीडर ने मैसेकर की स्ट्रांगली कंडेम किया, है ना। सो ये अक्टूबर में बना इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन कुछ इंक्वायरी नहीं हुआ, उसको बस फ्री छोड़ दिया। और कांग्रेस कमेटी भी बनी कि भाई इसके अगेंस्ट अब हम कुछ करेंगे। सो ये जो है टाइमलाइन देखें तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया था, ठीक है, जिसमें कि वो बोल रहे थे कि हाँ हम तुम्हें जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। 1918 में वर्ल्ड जो है वॉर ख़त्म हो चुका था, इकोनॉमिक हार्डशिप इंडिया में इंक्रीज़ हो रही थी। 1919 में रॉलेट एक्ट कमेटी लाए, अपॉइंट किया, रॉलेट एक्ट पास हुआ मार्च में। अप्रैल 1919 में नेशन वाइड हड़ताल हुआ था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट कि भाई ये कैसा है, मतलब तुम बिना बताए हमें अरेस्ट कर रहे हो, हमारी गलती नहीं है, तब भी तुम्हारी मर्जी है तो तुम अरेस्ट करोगे। उसके अगेंस्ट इन लोगों ने हड़ताल किया और उसके कुछ ही दिन बाद जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ अमृतसर में। उसके लिए ये हंटर कमेटी बिठाए, पर ये बस नाम के थे, किसी काम के नहीं हुए। उसके गुस्से में आके इन लोग जो है फिर हमारे नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसके लीडर थे गांधी जी। सो क्लास इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर, सो रॉलेट एक्ट ने ना इंडिया को गुस्सा दिया, जलियांवाला बाग ने उनका भरोसा तोड़ दिया, और इसी ब्रोकन ट्रस्ट ने गांधी जी को एक नई मूवमेंट की तरफ ले गए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एज गांधी जी सेड, वी वांट स्वराज, इट इज़ आवर बर्थ राइट। हमें स्वराज चाहिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज की टेक अवे यही है कि 1919 वॉज द ईयर व्हेन Indians stopped expecting justice from the British and started fighting for the freedom themselves. Okay. So हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, और इन सबको डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।